हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एंड इसके साथ ही इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ के वेरियस फॉर्म्स, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। एंड इसके साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि लॉ ऑफ सुपर प्रिंसिपल पोजीशन क्या है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल क्या है। एंड इस पे बेस्ड हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा था। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो यदि आप किताबी भाषा में जाएंगे या किताब के लैंग्वेज पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, अपनी भाषा में समझेंगे। लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज द स्पेस around the charge in which the electrostatic force of repulsion or attraction due to the charge can be experienced by any other charge। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग के पास क्या है कि कोई चार्जेज है, हम लोग के पास कोई चार्ज है, मान लेते हैं सपोज वी हैव चार्ज क्यू। तो इस क्यू चार्ज के चलते, इस क्यू चार्ज के चलते इसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड जनरेट होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये चार्ज जब किसी सरफेस पे या किसी स्पेस पे रखा रहेगा तो ये क्या करेगा कि अपना एक एक फोर्स जो है सो लगाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। डिपेंड करेगा कि इस चार्ज का नेचर कैसा है। लेकिन ये तब लगाता है जब हम इस पे क्या करते हैं, इसके चारों तरफ, मतलब इसका एक रेंज होता है, इसका इसका एक रेंज होता है। इस रेंज में हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को अ, इसके तरफ लाएंगे या इसके तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो उस पे क्या करेगा, वो या तो रिपल्सन या तो अट्रैक्शन जैसा चीज जो है वो देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कोई भी चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा बात ये है कि कोई भी चार्ज रखा रहेगा तो किसी भी चार्ज के चलते जो है वो फील्ड जनरेट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक हमेशा टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं और टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से दिखाते हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये जो टेस्ट चार्ज है एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है। कह सकते हैं कि लगभग इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। मतलब इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि इसके खुद के चलते इसका कोई भी इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। यानी जब हम क्या करते हैं किसी चार्ज के चलते, जैसे यहाँ चार्ज क्यू है और इसके आसपास जब हम पॉइंट मान मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वहां पे हम लोग को एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करना पड़ता है। उस टेस्ट चार्ज को हम इसके तरफ लाते हैं। यदि ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है इसका नेचर पॉजिटिव होगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको इधर दूर ढकेल देगा। और यदि ये जो चार्ज है इसका नेचर नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये बात ध्यान देंगे कि जो क्यू नॉट है, जो टेस्ट चार्ज है हम लोग के पास, ये टेस्ट चार्ज हमेशा और हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही होगा। ठीक है। इसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है।
तो टेस्ट चार्ज का वैल्यू मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके चलते जो खुद का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग नेग्लिजिबल है, क्योंकि सवाल उठता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसके चलते क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यदि क्यू नॉट भी टेस्ट चार्ज है तो इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर प्रोड्यूस होता है। तो इस बात को यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अभी जो हम लोग का जो नया नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू at a distance r from it r from it। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जब डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। यानी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा है उस टेस्ट चार्ज पे एक्चुअल में उस सोर्स चार्ज के चलते कितना फोर्स लग रहा है, और उसके टेस्ट चार्ज से इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जनरली वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके दे देता है। सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज है जो कि हम लोग सेंटर पे रखे थे, सोर्स चार्ज है वो। और उस सोर्स चार्ज के चलते क्या हुआ था, जब हम लोग उसमें टेस्ट चार्ज को ला रहे थे बाहर से, तो या तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा चीज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था टेस्ट चार्ज। यहाँ पे इसके वैल्यू को हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ से इसके सेंटर से मान लीजिए कि आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना हो, ध्यान रहे उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू नॉट चार्ज को अपने से कंसीडर कर लेंगे जो कि क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज है। और इस टेस्ट चार्ज के चलते हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को यहाँ निकालना पड़ेगा कि फोर्स टेस्ट चार्ज पे कितना लग रहा है। तो फोर्स के लिए हम लोग जाएंगे वही कूलम्स लॉ के पास। और कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो उस पे जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स का वैल्यू होता है के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, सेपरेशन है टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में। और क्यू क्या है? सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है, क्यू नॉट हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू नॉट, दैट इज के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी ये लगभग उसी फॉर्मूले के जैसा है जो कि हम लोग फोर्स के लिए कैलकुलेट करते थे। फोर्स में हम लोग लिखते थे के क्यू1 क्यू2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दोनों चार्जेस को हम लोग कंसिडर करते थे। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते समय हम लोग सिर्फ सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही लेते हैं।
अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, एक क्यू चार्ज लिए हैं और इसके चलते एक फील्ड क्रिएट होगा। मान लीजिए ये इसका फील्ड है, और जब यहाँ टेस्ट चार्ज को हम अंदर लाएंगे क्यू नॉट को, तो चूंकि ये पॉजिटिव नेचर का है, तो जैसे हम इस क्यू नॉट को इधर लाएंगे, ये इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, आने नहीं देगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स का नेचर था और जो फोर्स का डायरेक्शन था, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। यदि हम फोर्स ऑन क्यू नॉट निकालेंगे इस क्यू के चलते, जैसे हम लोग निकालते थे फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम क्यू होगा। कह सकते हैं अवे फ्रॉम क्यू होगा, या सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज होगा। यहाँ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होने वाला है जो कि फोर्स का डायरेक्शन है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा, वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे, तो रेडियली आउटवर्ड हो रहा था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे यहाँ पॉजिटिव क्यू को रख रहे थे, तो कह सकते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो रेडियली क्या जा रहा था, आउटवर्ड जा रहा था। अब पॉजिटिव चार्ज के जगह यदि हम लोग क्या रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज को रखते हैं, तो माइनस क्यू चार्ज के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड ना होकर के क्या होगा, ये इसके तरफ होगा। क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही सोचिए कि जब ये माइनस क्यू चार्ज को हम लोग रखे हैं, तो जब किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग लाएंगे, टेस्ट चार्ज मतलब कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जब इसको इसके तरफ लाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। यानी माइनस क्यू के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ले, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना कह सकते हैं हम लोग कि जो प्लस क्यू चार्ज होगा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये तो कुछ थी बेसिक बातें जो कि हम लोग किसी एक पॉइंट चार्ज के चलते डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद जो है, इसके बाद कुछ हम लोग बात है जो कि और ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात यहाँ लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन इट्स ओन लोकेशन। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इन इट्स ओन लोकेशन, वो अनडिफाइंड होगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जब हम लोग किसी टेस्ट चार्ज, सॉरी किसी चार्ज को रखे थे, और जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, किसी आर सेपरेशन पे रखे थे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा था पी पॉइंट पे, तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर ले रहे थे, क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए कि ये जो आर है वो बहुत कम है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसके खुद के पास निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
जो इंटेंसिटी है वो जिस पॉइंट पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ है उसी चार्ज पे निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आर लगभग क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। और आर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लगभग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट लोग बात कर सकते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स अपॉन क्या लिखे हैं, चार्ज। फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आप चाहे तो इसके डायमेंशन को भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्यू का क्या होता है, क्यू का 80 होता है। अगले स्टेप में हम लोग देख लेते हैं इसके डायमेंशन। डायमेंशन के लिए फोर्स का क्या होता है, एम एल स्क्वायर T-2, और चार्ज का होता है 80। तो इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन हो सकता है ml² E-1 T-3। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन भी यही होगा। इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए ये देखते हैं। हम लोग जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, जब फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे ऑन, याद कीजिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो क्या लिख रहे थे, 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, याद कीजिए यहाँ पे क्या हो जा रहा था, R21 का स्क्वायर हो जा रहा था, और यहाँ R21 का यूनिट वेक्टर हो जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो जा रहा था। क्योंकि जब ये दो चार्जेस था Q1 Q2, मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन R था, तो जब फोर्स Q1 पे निकाल रहे थे 2 के चलते, तो Q1 को हम क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, Q1 को लेके जा रहे थे Q2 की तरफ, तो ये क्या जा रहा था, इससे दूर भाग रहा था। यानी ये था फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब देखिए जब फोर्स ऑन वन निकाल रहे हैं ड्यू टू टू के चलते, तो इसके तरफ का पोजीशन, या इसके तरफ का बोल सकते हैं कि वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा है, तो 2 से 1 के तरफ आ रहा है, तो ये था 2 से 1 के तरफ वाला। और जब फोर्स ऑन 2 निकाल रहे थे ड्यू टू 1 के चलते, तो इस पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक, सॉरी, फोर्स का जो वैल्यू है या फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इससे दूर जा रहा था, क्योंकि रिपल्सन होगा। तो इसके डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या था, तो आर 1 से 2 के तरफ कह सकते हैं कि 1 से 2 के तरफ था। तो इस तरह से हम लोग ने ये देखा था कि जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं 1 पर ड्यू टू 2 के चलते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू है ये पलट जा रहा था, उल्टा हो जा रहा था। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग के पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और किसी आर डिस्टेंस पे, जो कि इस पॉइंट को नाम हम पी दे दे रहे हैं, और इस पॉइंट पे क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अभी फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो क्या आया था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय, अब अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग को लगाना पड़ेगा आर कैप। अब ये आर कैप का डायरेक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, तो आर कैप का डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज को इसके तरफ लेके जाएंगे, तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सोर्स चार्ज से दूर होगा। और यही यही जो है इसके आर कैप का दिखाने का मतलब यहाँ पे यही है कि आर कैप क्या है, उस वेक्टर को दिखा रहा है जो इससे दूर जा रहा है। और हम जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग जब लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग इस चीज को कवर किए थे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो
के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। आर क्यू क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर कैप को हम लोग जब लिखेंगे आर अपॉन आर, तो ये और आर स्क्वायर इसके साथ ऑलरेडी है, और ये इसके मैग्नीट्यूड आर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो ये आर क्यूब हो जाएगा और ये वेक्टर आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो ये जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और उसके साथ जो साइन होता है, क्या वो साइन को हम लोग कंसीडर करेंगे? तो आंसर ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में ले रहे होंगे, तो उस समय सिर्फ उसके साइन को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज अदरवाइज उसके साइन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ एक बात को हम लोग लिख ही लेते हैं कि पुट चार्ज विद साइन with sign only if electric field is to be calculated is to be calculated in vector form। यानी जब वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ही हम लोग इसके साइन को कंसीडर करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये तो था जब किसी सिंगल चार्ज को जब हम रख रहे थे और सिंगल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा। अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पास Q1 चार्ज है प्लस का, माइनस का Q2 चार्ज है, प्लस का Q3 चार्ज है। ये तीन चार्जेस है और किसी पॉइंट P पे इस पॉइंट P पे हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इन सब के चलते जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े थे, तो जो टोटल फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे, जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए थे, तो यानी जब सिस्टम ऑफ चार्ज लेकर के हम लोग किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे जब फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे हम लोग फोर्स किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसका वैल्यू क्या था? सारे फोर्सेस का वेक्टर सम था। तो यहां से एक चीज हम लोग एक देख सकते हैं कि जब इस पॉइंट बी पे हम लोग फाइंड करने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उस पॉइंट पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? क्यू नॉट, यानी जो कि टेस्ट चार्ज होगा, उसको हम कंसीडर कर लेंगे। अब ये टेस्ट चार्ज को इसके तरफ लेके जाएंगे, तो चूंकि ये प्लस नेचर का है, तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन के चलते कुछ इधर होगा। उसी तरह से जब हम टू के चलते फाइंड करने जाएंगे, तो टू, यहाँ Q2 क्या है? नेगेटिव नेचर का है, तो जब Q0 को उसके तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो नेचर होगा वो इसके तरफ जाने का होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि E2 का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। जबकि Q3 क्या है? Q3 यहाँ पे प्लस नेचर का है, तो जब Q0 को उसके तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इधर जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोल सकते हैं कि 3 होगा। अब
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल है कि इस पॉइंट पे यदि इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, तो ओ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी ई नेट एट ओ पे कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा वेक्टर के पास, और वेक्टर के थ्रू ही हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, E1 और E3 वेक्टर का क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर इसका रिजल्टेंट जो आएगा ये दोनों के बीच में आएगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से इसके रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल करके हम लोग उसके बाद इसके साथ E2 के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ E3 और E1 का जो रिजल्टेंट आएगा मान लेते हैं कि वो क्या है, ER है। तो ER और E2 का जो है वो नेट रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट होगा। अब डिपेंड करेगा कि किसके चलते वैल्यू ज्यादा है, तो जिसके चलते ज्यादा होगा तो उसमें से उसको क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। यानी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे, वो क्या होगा, तो सबके चलते वेक्टर सम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 प्लस E2 प्लस E3। चूंकि हम लोग यहाँ 3 चार्ज का सिस्टम लिए थे, तो तीनों चार्ज के सिस्टम के चलते जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबके चलते वेक्टर समेशन लेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए बेहतर ढंग से हम लोग एक सवाल यहाँ पे लेते हैं और सवाल को बना करके देखते हैं। छोटा सा सवाल है, जैसे सवाल क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं ये चार्ज क्या है, 1 है, और ये चार्ज क्या है, 2 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन दोनों के एकदम ठीक बीचों बीच, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है एट पॉइंट P है, जो कि क्या है, एट द सेंटर ऑफ द दिस है 1 और 2 के बीच में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट P, जो कि क्या है, इन बिटवीन है 1 और 2 के, ठीक है। तो जब हम इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कैलकुलेट करेंगे तो एक एक करके देखेंगे कि 1 के चलते यहाँ पे कितना होगा, 2 के चलते कितना होगा, और दोनों का डायरेक्शन किधर होगा। फिर हम लोग डायरेक्शन से इसके वेक्टर समेशंस को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो P है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Q0 चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे। अब इस टेस्ट चार्ज को इसके तरफ लेके जाएंगे, 1 कूलम जो कि प्लस वाला है इसके तरफ लेके जाएंगे, तो क्या होगा, इससे रिपेल करेगा, इससे दूर भागेगा, तो इससे दूर भागेगा, यानी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 हुआ। और जब इस Q0 को 2 के तरफ लेके जाएंगे, तो चूंकि ये -2 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज है, तो ये -2 माइक्रोकूलम इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो E2 होगा वो भी उसका डायरेक्शन उधर ही होगा, यानी E2 का डायरेक्शन भी उधर होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों हम लोग कह सकते हैं कि प्लस होगा, E1 प्लस E2 होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो पहले E1 और E2 को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को सम कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 प्लस E2 है। अब जब हम लोग E1 का वैल्यू लिखेंगे, तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको Q1 बोल दे रहे हैं और इसका डिस्टेंस को R1 बोल दे रहे हैं। डिस्टेंस चूंकि दोनों का सेम है, मिड पॉइंट से ही लिया गया है। E2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के Q2 क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R1 बोल लीजिए या R2 बोल लीजिए, बात एक ही है कि दोनों का रेडियस या दोनों का जो डिस्टेंस है
सेपरेशन है वो सेम ही है। तो यहां से देख सकते हैं कि के, सॉरी, ये क्यू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस चीज को मैंने थोड़ा यहाँ से मिस्टेक कर दिया है, इसको आप यहाँ से इरेज कर लेंगे, यहाँ से इसको हटा ले रहा है। तो यदि देखा जाए तो इनेट में क्या करेंगे हम लोग, तो इनेट में हम लोग के देखा जाए तो आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। के का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10⁻9। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर है, तो आधा उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 10⁻−2 का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया। Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। सवाल में आप देख सकते हैं कि Q1 हम लोग कितना लिया है, Q1 1 माइक्रोकूलम है और Q2 -2 माइक्रोकूलम है। तो Q1 का जो वैल्यू है, वो Q1 का वैल्यू हम लोग 1 माइक्रोकूलम ही लेंगे, तो 1 × 10⁻6 हो जाएगा, प्लस Q2 का वैल्यू लेते समय ध्यान रखिएगा कि Q2 का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके साइन को, इसके डायरेक्शन को हम लोग वेक्टर के थ्रू कंसीडर कर चुके हैं। तो Q2 का जो वैल्यू है यहाँ पे लेंगे 2 × 10⁻6 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻4 इंटू, ये हो जाएगा 3 × 10⁻6। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 27 इंटू 10 देखा जाए तो 9 में से 6 3, और 3 + 4 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू, जो कि पॉइंट पी पे दोनों चार्ज के चलते कितना होगा, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा है। इसी के जैसा इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किए थे, तो उस समय भी हम लोग ये इस प्रकार का सवाल एक देखे थे कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग रख देते हैं, तो उसके चलते किसी भी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पे कितना नेट फोर्स काम करेगा, उस नेट फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। अभी जो सवाल है कुछ इसी प्रकार का सवाल है। चलिए सवाल को मैं लिखता हूं, क्या है सवाल। सवाल है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, और सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल हैं। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, हर एक का एंगल 60 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी, सॉरी ए बी, एंड ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए पे पॉइंट ए पे सॉरी पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज है, और पॉइंट सी पे भी सेम चार्ज है, लेकिन विद नेगेटिव साइन है, -Q चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट ए पे कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट बी के चलते भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पे ड्यू टू सी भी होगा, जो कि -Q के चार्ज के चलते होगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू है, और यहाँ पे -Q है। इस पॉइंट ए पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए पे जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पहले प्लस क्यू के चलते क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट चार्ज अपने मन में ही कंसीडर कर लेंगे, टेस्ट चार्ज को इसके तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा, इससे दूर भागेगा, सेपरेशन करेगा, इससे रिपेल करेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इससे दूर होगा, प्लस क्यू से दूर होगा। और जब -Q
के तरफ लेके जाएंगे तो माइनस क्यू के तरफ जब टेस्ट चार्ज को लेकर के जाएंगे तो ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अपोजिट नेचर का है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री है। तो लीनियर पेयर से एक बेसिक ज्योमेट्री हम लोग क्लास 9th का लगा ले, तो बेसिक ज्योमेट्री के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाए। यानी यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर किसके डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है वेक्टर ई ई, इसको बोल दे रहे हैं E1 या EB बोल देते हैं, EB बोल दे रहे हैं, और इस वेक्टर को हम लोग बोल दे रहे हैं EC बोल दे रहे हैं। ठीक है, सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, बाय मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि जितना सेपरेशन पे ये रखा हुआ है उतना ही सेपरेशन पे ये रखा हुआ है, तो EB और EC अलग अलग नहीं होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो जब इसके हम लोग मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने जाएंगे तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा ऐसे करके फॉर्मूला पढ़े हम लोग। अब चूंकि यहाँ कॉस थीटा मतलब कॉस 120 पुट करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसा है तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2E स्क्वायर फिर से हो जाएगा यहाँ पे, और -1/2 हो जाएगा। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, मतलब एक कट जाएगा तो ई ही बचेगा। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई होगा, और ये इन दोनों के बीच में होगा, इस तरह से इन दोनों के बीच में होगा। और तो इसका वैल्यू कितना होगा, ई रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ई मतलब हो गया कि KQ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब यदि ए का वैल्यू गिवन होगा तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यही होगा वैल्यू, वैल्यूज गिवन हो गए तो इस पे पुट कर देंगे तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब इसी के जैसा एक और सवाल हम लोगों ने देखा था, वो कुछ इस प्रकार से था कि जब हम लोग किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे जब हम लोग चार्ज पार्टिकल को रख रहे थे, तो किसी एक पार्टिकुलर पे बाकी सब के चलते जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन है यहाँ जो हम लोग के पास, वो मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, ये प्लस क्यू यहाँ पर भी है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। तो किसी एक पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना होगा, जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब देखिए जब हम यहाँ पे प्लस क्यू इस पॉइंट पे मान लीजिए सी पे निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सबके चलते होगा, बी के चलते भी होगा, तो बी के चलते किधर होगा, तो इस प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज को कंसीडर करेंगे, इसको तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, इससे दूर भागेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, मान लेते हैं कि बी इसको बोल दिए। अब यहां से इस क्यू नॉट को इसके तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, इससे दूर भागेगा, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बोल सकते हैं कि डी है। उसी प्रकार से जब इस ए के चलते जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ए के चलते कितना होगा, ए के चलते में क्या होगा, ये जब इस टेस्ट चार्ज को, क्योंकि इस खुद के चलते यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज हम लोग शुरू में ही देखे थे कि जब इस प्लस क्यू के चलते उसी के पॉइंट पे निकालेंगे तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बाकी तीन के चलते इसका इफेक्ट जो होगा यहाँ कैलकुलेट होगा।
तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, इससे दूर होगा, क्योंकि इसको जब उसके तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, इससे दूर भागेगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये इस चार्ज के चलते, यानी कि बी और डी जो चार्ज पार्टिकल है वो दोनों सेम ही डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट सी पे बी के चलते होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी के चलते भी होगा। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ईवी जो है और ईडी जो है वो क्या है, दोनों इक्वल होगा। लेकिन जब दो इक्वल वेक्टर हैं और दोनों के बीच कितना है, एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। और इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर से वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है वही लगा देंगे। तो रिजल्टेंट का क्या लगाते थे, रिजल्टेंट के लगाते थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर और कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 90 है। तो ये कॉस 90 क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √2e हो जाएगा, √2। तो ये एक चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कितना होता है, √2e के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। अब जो दूसरा वेक्टर था वो किधर है, उसके डायरेक्शन में है। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे, ई नेट कैलकुलेट करने जाएंगे, तो ई नेट एट सी पे जो है वो √2e तो होगा ही होगा, प्लस में ई ए भी होगा। और ई का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि ई का वैल्यू हम लोग बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, चार्ज सेम है, क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू हो जाएगा √2, सॉरी एक मिनट, यहाँ मैंने शायद गड़बड़ी तो नहीं किया, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो √2 ही होगा। या थोड़ा सा गलत मैंने लिखा है, बोला सही है बट लिखा गलत है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √2e हो जाएगा, √2e नॉट 2√e, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, √2e हो जाएगा और प्लस ई ए होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से जो ई नेट है, ई नेट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। √2e प्लस ई ए होगा। तो √2e, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ई ए के चलते कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। और किसी भी स्क्वायर में जो ये डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है या डायगोनल का जो लेंथ होता है, यदि ये है और ये 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2a होता है। अब देख सकते हैं कैलकुलेट करके, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2a हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये के क्यू डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा √2 प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा ई नेट का वैल्यू। अब इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्या किया कि कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी करा है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ नए सवाल के साथ और इसके जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते क्या होगा, जैसे अभी इसके जो नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ये तो एक बेसिक सा लेक्चर था। इसके आगे लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे रिंग के चलते किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिस्क के चलते क्या होगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।